वंदे मातरम सभी देशभक्तों को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राष्ट्र आराधक में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राष्ट्र आराधक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज बात करेंगे क्रांति वर्सेस विद्रोह की और इतिहास में क्रांतिकारियों के अपमान की। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि विद्रोह का अर्थ गद्दारी से होता है, अर्थात जो कार्य देश के खिलाफ होता हो या जिससे आतंक फैलता हो वो विद्रोह कहलाता है और देश के हित में होने वाले परिवर्तनों को क्रांति कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सिर्फ डेफिनेशंस होती हैं पढ़ने के लिए। लोगों के द्वारा किया गया परिवर्तन क्रांति कहलाएगा या विद्रोह, ये तो अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। शायद आपको ये मजाक लग रहा हो, लेकिन वास्तव में यही सत्य है। आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सन 1685 में इंग्लैंड में एक राजा बना जिसका नाम था जेम्स द्वितीय। ये राजा कैथोलिक ईसाई था। ईसाइयों में मुख्यतः दो पंथ होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब चूंकि जेम्स द्वितीय कैथोलिक था तो वो कैथोलिक्स को विशेष सुविधाएं देता था, उन्हीं को नौकरियां देता था, उन्हीं को उच्च पदों पर बिठाता था। इसलिए ऐसे कुशासन को समाप्त करने के लिए इंग्लैंड में आंदोलन हुए और सन 1688 में राजा को सिंहासन छोड़ना पड़ा। इसको इंग्लैंड की क्रांति या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसी तरह ब्रिटेन के कुशासन को समाप्त करने के लिए अमेरिकी क्रांति हुई, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई। एक तरफ तो ये अंग्रेजों के देश थे जिनमें कुशासन का एंड करने को क्रांति कहा जाता था, दूसरी ओर था भारत। भारत में भी अंग्रेजों के कुशासन को नष्ट करने के लिए कुछ आंदोलन हुए, लेकिन उन्हें क्रांति नहीं बल्कि विद्रोह कहा गया। उदाहरण के लिए 1857 का विद्रोह, नील का विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कूका विद्रोह, भील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, ऐसे बहुत से विद्रोह आपको पुस्तकों में मिल जाएंगे जिनमें अंग्रेज भारतीयों के साथ अत्याचार करते थे और उनके खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते थे या आंदोलन करते थे तो हम विद्रोही हो जाते थे। लेकिन इंग्लैंड या अमेरिका में अत्याचारों के खिलाफ खुद अंग्रेज आवाज़ उठाते थे तो वो क्रांतिकारी हो जाते थे। आपको मालूम होगा कि 18वीं शताब्दी में भारत में नील की खेती होती थी और वो नील यूरोप के ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में भेजा जाता था, क्योंकि ठंडे देशों में नील की खेती नहीं होती, जिस कारण वहाँ लोग बोर्ड की खेती करके कपड़े रंगते थे। लेकिन बोर्ड की रंगाई नील की तुलना में बहुत घटिया होती थी, इसलिए यूरोप के लोग भारतीय नील को ही पसंद करते थे, जिस कारण यूरोप में भारतीय नील की मांग बढ़ती जा रही थी। और सन 1810 में स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि यूरोप में 95% तक यूज होने वाला नील भारत से जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि नील का इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी किसान कर्ज से दबे रहते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों से नील को सस्ते दामों में खरीदकर यूरोप में कई गुना महंगे दामों में बेचती थी। दूसरा, नील की खेती से जमीन की ताकत धीरे धीरे कम होती जाती थी। तीसरा, किसान अपने खाने के लिए धान भी नहीं उगा पाते थे, क्योंकि नील की खेती और धान की खेती एक ही समय पर होती थी। इसलिए कुछ किसान नील की खेती छोड़ने लगे। तो कंपनी किसानों पर दबाव बनाने लगी कि नील की खेती ना छोड़ी जाए, लेकिन किसान नुकसान के कारण खेती छोड़ने लगे। तो कंपनी ने किसानों को लोन देना शुरू किया और उसमें ये शर्त रखी गई कि आपको अपने खेत के 25% पर नील की खेती करनी है। जिसका लोन ज़्यादा है उसे ज़्यादा हिस्से में खेती करनी है, चाहे खेत बंजर हो, किसान गरीब होता जाए। किसान का खाने के लिए धान उगे या ना उगे उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं, बस ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार चलना चाहिए और नील की खेती होती रहनी चाहिए। इसी तरह धीरे धीरे कंपनी ने किसानों को कर्ज के नीचे दबाकर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। तब किसानों ने अंग्रेजों की उस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किए, लेकिन दुर्भाग्य से इतिहास में इसे विद्रोह का नाम दिया गया। मतलब इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस में शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठी तो वो क्रांतिकारी हो गए, और भारत में शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठी तो हम विद्रोही अर्थात गद्दार हो गए। ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है? मान लीजिए दो लोग नील की घटना का वर्णन करते हैं, एक भारतीय है, दूसरा अंग्रेज है। तो भारतीय अपने वर्णन में क्या लिखेगा कि अंग्रेजों ने किसानों के साथ अत्याचार किए, किसानों का नील सस्ते दामों में खरीदा और यूरोप जाकर महंगे दामों में बेच दिया, जिससे कंपनी अमीर होते गई और किसान गरीब होते गए। इसलिए किसानों ने आंदोलन किए, क्रांति की
किसान क्रांतिकारी थे। लेकिन इसी बात को अगर अंग्रेज लिखेगा तो वो कहेगा कि हमें अच्छी क्वालिटी का नील मिलता था, हमारा अच्छा व्यापार चलता था, जिसे यूरोप में बेचकर हम खूब धन कमाते थे, लेकिन कुछ किसानों ने हमारे साथ गद्दारी कर दी, विद्रोह कर दिया, किसान विद्रोही हैं। मतलब सीधा सा स्पष्ट है कि भारत का इतिहास किसी देशभक्त भारतीय के द्वारा नहीं लिखा गया। अगर भारतीयों के द्वारा लिखा गया होता तो किसान भारत के विद्रोही नहीं बल्कि क्रांतिकारी होते, मंगल पांडे विद्रोही नहीं क्रांतिकारी होते, भगत सिंह आतंकी नहीं क्रांतिवीर होते। आज़ादी के पहले क्रांति को विद्रोह कहा जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद अब गद्दारी को क्रांति कहा जाता है। सन 1960 के दशक में एक क्रांति हुई जिसका नाम है हरित क्रांति। इसमें ऐसा बताया जाता है कि हरित क्रांति आने से फसलों की पैदावार बढ़ गई, अनाज का उत्पादन बढ़ गया, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। जिस समय हरित क्रांति हुई उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 45 करोड़ थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे जो खाली पड़ी हुई जमीनें थीं उन पर भी खेती होने लगी, तो उत्पादन भी बढ़ने लगा। साथ ही साथ खेतों में फर्टिलाइजर का भी यूज होने लगा, जिससे कुछ समय तक तो पैदावार बढ़ी, लेकिन बाद में फर्टिलाइजर की खपत बढ़ने लगी। जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज होने लगा उतना ही ज़्यादा अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की कंपनियों को लाभ होने लगा। आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि अकेले चीन से भारत 14,000 करोड़ का फर्टिलाइजर खरीदता है। मतलब हरित क्रांति भारत में हुई, जहर भारत के खेतों में डाला गया, जबकि लाभ अमेरिका, ब्रिटेन और चीन का हुआ। इसी प्रकार के षड्यंत्र व्हाइट रिवॉल्यूशन में हुए, इसी प्रकार के षड्यंत्र पिंक रिवॉल्यूशन में हुए। मतलब जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन का लाभ है वो क्रांति है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन का नुकसान है वो विद्रोह है। ऐसी ही एक नई क्रांति आने वाली है जिसका नाम है 5G क्रांति, जिसके रेडिएशन से छोटे छोटे पक्षी मारे जाएंगे, लोगों में रोग बढ़ेंगे, जिससे दवा कंपनियों का व्यापार बढ़ेगा। इसको कह दिया जाएगा क्रांति। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वंदे मातरम, जय राजीव।